रेडी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, राजधानी कोचिंग में आज बीएसओ एंड एसएसओ के एग्जाम में रीजनिंग के किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, उसके संपूर्ण विश्लेषण हेतु आपके समक्ष आज उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बगैर आए चैप्टर वाइज परिचर्चा पे एक नजर डालें। तो जैसा कि एक नोटिफिकेशन ही आ गया आपके समझ, सबसे पहले चैप्टर वाइज किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम बताएं। इससे पहले एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसएसओ, जिसकी की ऑनलाइन बैच और ये रीजनिंग के बैच से ही रिलेटेड है, अर्थात हमारे ही बैच से रिलेटेड है, जिसकी लाइव क्लास दी जाएगी, पीडीएफ ऑफ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एवं साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल रखा गया है, ओनली 499 में आपको ये सारी सुविधाएं राजधानी कोचिंग के सौजन्य से प्रदान की जा रही है और जिसका कि रीजनिंग का क्लास हमारे द्वारा ही कराया जाएगा, अजय चौहान के द्वारा कराया जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, उन बातों पे आगे बढ़ते हैं, उन बातों की परिचर्चा पे एक नजर डालें। जैसा कि पहला जो टॉपिक है वह है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि प्रश्नों की भी इतनी विविधता आपको देखने को मिलेगी। यदि देखा जाए तो अगर टाइप वाइज अवलोकन किया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग के 28 से 30 टाइप हो सकते हैं, लेकिन उतने टाइप्स का आपको अध्ययन नहीं करना है। बेसिकली एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में जहां तक प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, जैसा कि पूछा जाता है सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक क्लरिकल इत्यादि एग्जाम्स में, उनके अवलोकन के आधार पर अगर कहा जाए तो ये आपको मान के चलना है कि कोडिंग डिकोडिंग के 11-12 टाइप से प्रश्न एराइज किए जा सकते हैं। कहने करते ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको 12 टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि 11-12 टाइप्स के जो प्रश्न होते हैं उनमें से कुछ टाइप से आपको प्रॉब्लम एराइज किया जाएगा। और जहां तक प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका 1 से 2 प्रश्न एराइज किया जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यह एक विविधता से भरा टॉपिक है। बहुत ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में वेरिएशन है, समय समय पे टाइप परिवर्तन हो जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है एनालॉगी, सादृश्यता, समरूपता, समानता, रिजेम्बलेंस। इससे जो प्रश्न राइज किए जाएंगे, तो इससे भी अगर प्रश्न राइज किए जाते हैं तो 1 से 2 प्रश्न राइज किए जाएंगे, उससे ज्यादा प्रश्न राइज नहीं किया जाता है। और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे अगर देखा जाए तो एनालॉगी जो से प्रॉब्लम एराइज की जाते हैं, तो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे एनालॉगी के प्रश्नों को
हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें वर्ड शब्दों पे आधारित, वर्ड बेस्ड, लेटर्स पे आधारित, लेटर बेस्ड एंड नंबर बेस्ड, 3 प्रकार से प्रश्न राइज किए जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतया शब्दों पे आधारित सादृश्यता, अक्षरों पे आधारित सादृश्यता एवं संख्याओं पे आधारित सादृश्यता से प्रश्न राइज किए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, जिसे विजातीय छांटना भी कहते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इनटू जनरली 3 टाइप, बेसिकली 3 टाइप। इसमें भी आपको जो है 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ड बेस्ड, शब्दों पे आधारित वर्गीकरण, लेटर्स बेस्ड, अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण एवं नंबर बेस्ड, संख्याओं पे आधारित वर्गीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वर्ड बेस्ड, लेटर बेस्ड एंड नंबर बेस्ड। और इससे भी प्रश्न जो है अगर पूछे जाए तो 1 से 2 पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली आपको 1 या 2 टाइप से ही प्रॉब्लम राइज किया जाएगा, ज्यादा टाइप से राइज नहीं किया जाएगा। और इसमें भी जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ है मिक्स्ड मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, पेयर काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम, वर्ड फॉर्मिंग बेस्ड प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम, इंटरचेंजिंग बेस्ड प्रॉब्लम। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें से किसी 1-2 टाइप से आपको प्रॉब्लम राइज किया जाएगा एवं प्रश्नों की संख्या जो होगी 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं। डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान, इस प्रकार के प्रश्न में जो है दिशा के विविध आयामों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे डायरेक्शन सेंस से भी आपको 1 से 2 प्रश्न राइज किए जाएंगे, उससे ज्यादा राइज नहीं किया जाना चाहिए। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे रक्त संगम संबंध पे आधारित प्रश्नों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो है पहला जो टाइप है वो है स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन। और दूसरा जो है वो है इक्वेशनल ब्लड रिलेशन, इक्वेशनल ब्लड रिलेशन। 2 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे ब्लड रिलेशन को 2 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। और इससे भी जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो सिटिंग अरेंजमेंट, बैठ की व्यवस्थीकरण। इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्ति विशेष के समूह को विशिष्ट जानकारी एवं शर्तों के आधार पर विशिष्ट क्षेत्र में वर्गाकार घेरा हो, वृत्ताकार घेरा हो, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ घेरे में जो है निर्देशानुसार हमें बैठाना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो इसमें अगर प्रश्न पूछे जाएं तो जहां तक पदाधिकारी संवर्ग के प्रश्नों की बात है, पदाधिकारी संवर्ग से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो सिटिंग अरेंजमेंट से अगर प्रॉब्लम एराइज किए जाएं तो सिटिंग अरेंजमेंट से जो है
सीटिंग अरेंजमेंट से अगर प्रश्न अरेंज करने की बात की जाए तो एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हट रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जैसा कि हमने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट में आयताकार घेरा, वर्गाकार घेरा, वृत्ताकार घेरा, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को शर्तानुसार बैठाया जाता है और इससे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यह मान के चलें कि इसमें 2 से आपका 4 प्रश्न भी अराइज किया जा सकता, 5 भी अराइज कर दिए जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है रैंकिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम। रैंकिंग पे आधारित प्रश्नों को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे। पहला जो है वह है न्यूमरल रैंकिंग एंड नेक्स्ट वन कंपैरेबल रैंकिंग। न्यूमरल रैंकिंग का अभिप्राय है a type of ranking which is completely based on simple types of mathematical rules and regulation। गणितीय गणनाओं पे आधारित होते हैं, सामान्य गणितीय गणनाओं पे आधारित होते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है वो कंपैरेबल रैंकिंग होता है। पहला जो है इसमें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो है वो न्यूमरल रैंकिंग होता है, न्यूमरल, और दूसरा जो है वो कंपैरेबल रैंकिंग। कंपैरेबल रैंकिंग 2 प्रकार से रैंकिंग पे आधारित प्रश्नों को वर्गीकृत किया गया, कंपैरेबल रैंकिंग एंड न्यूमरल रैंकिंग। तो न्यूमरल रैंकिंग सामान्य गणितीय गणनाओं पे आधारित होते हैं और अगर न्यूमरल रैंकिंग से प्रश्नों की अराइज होने की संभावना, पूछे जाने वाले प्रश्नों की अगर संभावना को व्यक्त किया जाए तो कहा जा सकता है कि इससे 2 से 4 प्रश्न भी अराइज किए जा सकते हैं। ओ, हम भी ये चीज देख रहे थे, काहे वो रुके हुए हैं। हाँ वो ठीक है। हम वो देखें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, राजधानी कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, बीएसओ एसएसओ के सिलेबस की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस, उसकी रूपरेखा, किस टॉपिक्स में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन पहलुओं को लेकर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बगैर आए उन परिचर्चाओं पे एक नजर डालें। तो हमारा 19 नंबर टॉपिक है, यह कैलेंडर से रिलेटेड है और कैलेंडर में डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम अराइज किए जाते हैं। वीकेंड डिफरेंस बेस्ड, सम मंथ डिफरेंस बेस्ड, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ द ईयर, मैनी ईयर डिफरेंस बेस्ड इत्यादि। तो जब भी कैलेंडर से क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे तो यह मान के चलें कि प्रश्नों की संख्या 1 से 2, इससे ज्यादा अराइज नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब, और क्यूब से जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो यह मान के चलें कि क्यूब पे आधारित जो प्रश्न होंगे 2 से 5 तक पूछे जा सकते हैं। इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार के प्रश्न में एक खन दी गई होती है, खन को निर्देशानुसार हमें कलर करने के उपरांत कट करना होता है एंड आफ्टर द कटिंग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ घन
से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। दैट मीन्स सेंट्रल क्यूब की संख्या, इनर क्यूब की संख्या, मिडिल क्यूब की संख्या, कॉर्नर क्यूब की संख्या एंड बेसिस ऑफ कलर आपको प्रश्न राइज किए जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिड्यूस द पजल, पहेली पे आधारित होता है। और पहेली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो रिलेशन बेस्ड पजल, मिक्स्ड प्रॉपर्टी बेस्ड पजल, जिसमें कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको डाले जाएंगे, जैसा कि आपने बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम्स में भी आपने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ रेन, कोस्टल सिटी, हिल स्टेशन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशन एंड सिटीज दिए गए थे। तो मिक्स्ड प्रॉपर्टी बेस्ड पजल भी पूछा गया और वहां पे रिलेशन बेस्ड भी पजल पूछे गए थे। तो आफ्टर ऑल जैसा देखा गया कि बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चन अरेंज किए गए थे तो पजल सेक्शन से 2 प्रॉब्लम अरेंज किया गया और दोनों में जो है 3-3, 4-4 प्रॉब्लम टैग कर दिया गया था। तो कहने का अभिप्राय है चूंकि यह पदाधिकारी संवर्ग की बहाली है, इसलिए हो सकता है कि आपको 1 से 2 पजल दिया जा सकता है और प्रत्येक पजल में 4 या 5 क्वेश्चन टैग रहेंगे, जिसमें कि रिलेशन बेस्ड पजल, मिक्स्ड प्रॉपर्टी बेस्ड पजल, दैट इज मीन्स एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से युक्त आपको पजल भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें प्रोफेशन, कलर, हॉबी, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन अरेंज किए जा सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हो रहा है बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एसएसओ से संबंधित, जिसकी की परीक्षा की संभावित तिथि अगस्त में है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन राजधानी कोचिंग में दोनों प्रकार की बैच आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारा बैच 11 जून से प्रारंभ हो रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सफलता महज संयोग नहीं होता, बल्कि ये आपके द्वारा सही समय पे लिए गए सही निर्णय का परिणाम होता है। इसलिए यदि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आज ही राजधानी कोचिंग को ज्वाइन करें। कहीं पहले आपके चक्कर में आपकी ट्रेन खुल नहीं जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में सीट की उपलब्धता सीमित है। इसलिए जल्द से जल्द आए, नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अपना सीट सुरक्षित कराएं। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। रूल्स ऑफ सिलोजिज्म दैट इज द एनालिटिकल सेक्शन कवर कर रहा है और इस सेक्शन में आपको जब भी प्रॉब्लम अराइज किए जाएंगे तो कम से कम 2 प्रॉब्लम अराइज किया जाएगा, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन भी अराइज किए जा सकते हैं। इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जाम्स का जो लेवल है वो उच्च स्तरीय है। आप पदाधिकारी संवर्ग की बहाली में जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस का जो स्तर होगा निश्चित ही उच्च स्तरीय होगा। नेक्स्ट एनालिटिकल सेक्शन से ही है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन दिया गया रहेगा, उस कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है, इस बात का हमें निर्धारण करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या निश्चित ही 1 से 2 दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। बहुत सारे लोग इसे इनइक्वलिटी भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता पर अगर देखा जाए तो इसका तार्किक नाम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में गणितीय कथन दी जाती है और गणितीय कथन के आधार पे 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष दिए गए होते हैं। हमें कथनों का अवलोकन करते हुए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पे तर्कसंगत रूप पे निकाला जा सकता है, इस बात का निर्धारण करना होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्नों की संख्या 2 से 4 भी हो सकती है। इम्प्लीकेशन ऑफ द आर्गुमेंट और एजप्शंस दैट इज द पूर्व धारणा।
इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन दी गई होती है और नीचे 2 या 2 से अधिक पूर्वधारणाएं दी गई होती है। हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि दिया गया कथन किस पूर्वधारणा पे आधारित है। जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम राइज किए जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या 1 से 2 पूछे जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा, क्योंकि जनरली रेलवेज में भी अरेंज किए गए, पीओज इत्यादि के एग्जाम में अरेंज किए जाते हैं, बैंक क्लरिकल के एग्जाम में अरेंज किए जाते हैं। तो जैसा कि पदाधिकारी संवर्ग की ये बहाली है, इसलिए डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा से भी प्रॉब्लम अरेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, एग्जामिनेशंस का जो फॉर्मेट है, एग्जामिनेशंस का जो प्रारूप है, वो दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। उस दृष्टिकोण को अगर ध्यान में रखा जाए तो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में इंफॉर्मेशन कुछ आंकड़े दिए गए होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पे हमें व्यक्ति विशेष के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की जो संख्या होगी वह निश्चित तौर पे चार से 5 राइज किए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो प्रश्नों की संख्या 4 से 5 होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। हम बताना चाहेंगे डेटा सफिशिएंसी इज नॉट ए पर्टिकुलर चैप्टर, या एक कोई विशिष्ट अध्याय नहीं है, बट इट इज द कंबाइंड, यह जो है द डेटा सफिशिएंसी इज नॉट ए पर्टिकुलर चैप्टर, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल चैप्टर्स। कहने का अभिप्राय है कि डेटा सफिशिएंसी एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता, बल्कि ये तमाम चैप्टर्स का कंबाइंड स्वरूप है, और इसमें जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या 1 से 2 पूछी जा सकती, इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। प्लस मिसलेनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 1 से 2 प्रश्न अराइज किए जा सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वो हमारा नॉन वर्बल सेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आपको सीरीज दिखाया जा रहा है, श्रेणी परीक्षण। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई होती है, और उस आकृतियों की श्रृंखला का अवलोकन करते हुए हमें अगली कड़ी पे कौन सी आकृति विशेष नियमानुसार रखी जा सकती या आएगी, इसका निर्धारण करना होता है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या 1 से 2 पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट एनालॉजी से रिलेटेड है, जिसको कि सादृश्यता, समरूपता, एकरूपता, समानता भी हम कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए 2 आकृतियों के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए तीसरा आकृति दिए गए विकल्पों में से किस एक आकृति के साथ ठीक वैसा ही संबंध निरूपित करेगा, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या 1 से 2 पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला सेक्शन है, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसे कि ऑड मैन आउट भी कहते हैं, विजातीय भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों के समूह से अगर दिए गए 5 आकृति हैं तो 5 में से 4 आकृति किसी एक प्रॉपर्टी को शो करेगा। कौन सा एक ऐसा आकृति है जो उन आकृतियों के समूह से भिन्न है? यदि 4 आकृति दिए गए हों तो 4 में से 3 आकृति एक जैसे होते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे वो एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एक कौन सा उसमें एक ऐसा आकृति है जो कि उन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, इस बात का निर्धारण करना होता है। और यहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वह 1 से 2 पूछे जा सकते हैं। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जैसा कि देखा गया है कि एसएससीजीएल, रेलवेज इत्यादि एग्जाम्स में जनरली मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से प्रॉब्लम अराइज किए ही जाते हैं। कहने का अभिप्राय है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में वर्टिकल मिरर बेस्ड, हॉरिजॉन्टल मिरर बेस्ड एंड वाटर इमेज,
हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बोथ आर सेम। तो इसमें बहुत प्रबल संभावना है कि मिरर इमेज से आपको 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए हमें खेद है। एक नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हो रहा है। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसओसी से संबंधित है। हमारा ऑनलाइन बैच रीजनिंग का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी। पीडीएफ ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, जिसका फी केवल 499 रखा गया है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जल्द करें, अपनी जो है सीट को सुरक्षित करें। नेक्स्ट, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में इस प्रकार के प्रश्न में वर्गाकार पेपर दिया गया होता है, जिसे निर्देशानुसार मोड़ने के उपरांत कट किया जाता है। एंड आफ्टर द कटिंग उस पेपर को अगर ओपन किया जाए, अनफोल्ड किया जाए, तो दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार की आकृति बनेगी, प्रदर्शित होगी, इस बात का निर्धारण करना होता है। और इस प्रकार के प्रश्नों से भी आपको इस अध्याय से भी 1 से 2 प्रश्न एराइज किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेपर फोल्डिंग। इस प्रकार के प्रश्न में एक ट्रांसपेरेंट पेपर दिया जाता है, जिसके एक्सिस के दोनों ओर कुछ पैटर्न्स बनाई गई होती है। अगर हम पेपर को निर्देशानुसार फोल्ड करें तो आफ्टर द फोल्डिंग दोनों पार्ट के पैटर्न आपस में जब संयोजित होंगे तो किस प्रकार की आकृति का फॉर्मेशन होगा, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। इसमें भी प्रश्न 1 से 2 पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर कंप्लीशन। इस प्रकार के प्रश्न में एक फिगर दी गई होती है, जिसका कि 75% कंप्लीट होता है एवं 25% 1/4 पार्ट इनकम्प्लीट जनरली होता है। हमें दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प आकृति का चयन करना होता है, जिस आकृति को अगर हम उसी इनकम्प्लीट पार्ट के स्थान पे अगर रखें तो वह आकृति सिस्टमेटिकली जो है पूरी हो जाएगी। इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्बेडेड फिगर, छिपी आकृति को ज्ञात करना। एक कॉम्प्लिकेटेड आकृति दी गई होती है, जिसमें किसी आकृति को छिपाया गया होता है। हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि आकृति किस फिगर में छिपाई गई है, किस फिगर में वो ट्रेस होगी, किस फिगर में वो कार्बन होगी, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। और इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अध्याय से 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स। इस प्रकार के प्रश्नों में कॉलम एंड रो में आकृतियों की एक श्रृंखला टाइप की दी गई होती है और एक ब्लॉक इंटोगेटिव मार्क दिया है। एक ब्लॉक में इंटोगेशन का प्रयोग किया जाता है, इंटोगेटिव मार्क का प्रयोग किया गया होता है। हमें कॉलम एंड रो की प्रॉपर्टी को देखते हुए उस इंटोगेटिव मार्क के स्थान पे कौन सा फिगर तर्कसंगत रूप से दिए गए विकल्पों में से रखा जा सकता है, इस बात का निर्धारण करना होता है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रश्न एराइज किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं एराइज होगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल काउंटिंग। इस प्रकार के प्रॉब्लम में त्रिभुज या वृत्त या स्क्वायर दिए गए होते हैं और उस स्क्वायर या ट्रायंगल या सर्किल के तहत जो है इंटरसेक्टेड किए हुए ट्रायंगल या वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन मार्क किए गए होते हैं। उसके तहत हमें दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं या कितने स्क्वायर हैं या कितने सर्किल है, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो केवल एक ही प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। इस प्रकार के प्रश्न में स्क्वायर या ट्रायंगल का कुछ कटपाट दिया गया होता है। दिए गए विकल्पों में आपको कटपाट दिए गए होंगे। आपको इस बात का निर्धारण करना है कि कौन से कटपाट को कॉम्बाइंड किया जाए, संयोजित किया जाए तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल
या राइट एंगल, निर्देशानुसार जो भी पूछा जाएगा, या हमारा स्क्वायर का फॉर्मेशन किया जा सकता है, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या केवल एक पूछी जाएगी, उससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, इस प्रकार के प्रश्न में एक ओपन बॉक्स दी गई होती है और उस ओपन बॉक्स में डिजिट या सिंबल या फिर कुछ आकृतियां निरूपित की गई होती है। उस बॉक्स को अगर मोड़ा जाए, ओपन बॉक्स को अगर फोल्ड किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से उसका स्वरूप क्या होगा, इस बात का निर्धारण करना होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों की संख्या केवल एक होती है। और फिर मिसलेनियस टॉपिक से कुछ मिसलेनियस प्रश्न पूछे जाएंगे, विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी प्रश्नों की संख्या केवल एक ही रहेगी। तो इस प्रकार से जो है बीएसओ एसएसओ का जो सिलेबस का एक प्रारूप था, किस टॉपिक्स में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक अपना एक अहम रोल प्ले करेगा, इस बात की हमने परिचर्चा की, जिसमें कि हमने बताया कि जनरल सेक्शन से मोरओवर प्रत्येक टॉपिक से एक दो प्रॉब्लम एराइज की जा सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि प्रत्येक टॉपिक से ही प्रॉब्लम एराइज की जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। जैसा कि हमने कुछ दिन पूर्व जो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के एग्जाम्स हुए, तो नोटिफिकेशंस के आधार पे जितने सिलेबस दिए गए थे, सबसे पहले तो उससे क्वेश्चन ही राइज नहीं किया गया। कुछ लड़कों का कहना था, हमसे भी लड़के ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बार बार कहता हूं कि जो भी सिलेबस दिए गए होते हैं नोटिफिकेशन में, वह पूर्णतः भेग होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और वो एक प्रोजेक्टेड होता है। आपको अगर रीजनिंग की टेस्ट ली जा रही है, रीजनिंग का सब्जेक्ट परीक्षा ली जा रही है, तो आपको ये मान के चलना है कि रीजनिंग के मोरओवर अध्याय से हम प्रॉब्लम को देख कर जाएं, इसलिए कि ऐसा ना हो कि बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का ही जैसा फिर से एक बार आपके सामने वही भयावह दृश्य उपस्थित हो जाए। क्योंकि बिहार सिविल क्लर्क कोड मेंस की अगर बात की जाए तो उसमें जो है रैंकिंग से एक प्रॉब्लम पूछा गया था, जिसमें 3 प्रॉब्लम टैग किए गए थे। पजल से 2 प्रॉब्लम पूछा गया था, प्रत्येक प्रश्न में 3-4 प्रॉब्लम टैग किए गए थे, जिसमें कि रिलेशन बेस्ड पजल एंड मिक्स्ड प्रॉपर्टी बेस्ड पजल पूछे गए थे। और एक प्रश्न जो था आपका वो स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन से था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3-4 टॉपिक में ही 10 क्वेश्चन को समावेशित कर दिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 30-25 टॉपिक जो भी देखा, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक से ही प्रॉब्लम एराइज किए जाते हैं। चांसेस होता है कि प्रत्येक टॉपिक से एक दो लिया जाए, किसी से 5 लिया जाए, किसी से 5 से कम भी लिया जाए। एंड आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा मानना है कि डेफिनेटली है कि वर्बल सेक्शन से जो आपको प्रॉब्लम एराइज की जाएंगे, तो जहाँ तक कि 50 क्वेश्चन का सवाल है, तो 50 में वर्बल से अगर एराइज किए जाए तो इससे जो है जब भी एराइज किए जाएंगे तो निश्चित तौर से 40 से 45 क्वेश्चन आपको वर्बल सेक्शन से एराइज किया जाएगा। नॉन वर्बल सेक्शन की अगर बात की जाए तो नॉन वर्बल सेक्शन से भी आपको 5 से 10 प्रॉब्लम एराइज किए जा सकते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। अगर 40 वर्बल एराइज किए जाते हैं तो डेफिनेटली उस स्थिति में 10 नॉन वर्बल होगा। यदि 45 वर्बल एराइज किए जाते हैं तो डेफिनेटली उस स्थिति में 5 आपका नॉन वर्बल होगा। तो इस प्रकार से ये सिलेबस की जो समीक्षा की जा रही थी वो पूरी होती है। और एक नोटिफिकेशन आपके सामने फिर से जारी हो रहा है कि बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसएसओ, जिसकी कि ऑनलाइन रीजनिंग की बैच राजधानी कोचिंग में प्रारंभ की जा रही है। लाइव क्लासेस की व्यवस्था है, पीडीएफ ऑफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आफ्टर द चैप्टर वाइज टेस्ट जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपको कुछ कॉम्बाइंड टेस्ट भी दिया जाएगा, जो कि सभी टॉपिक से मिश्रित होगा। मिक्स्ड टॉपिक्स, टोटल टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कॉम्बाइंड स्वरूप होगा। प्रत्येक टॉपिक से उसमें प्रश्न एराइज किए रहेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन को समावेशित किया जाएगा।
हमारा जो बैच है वह 11 जून से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका फी स्ट्रक्चर ओनली 499 रखा गया है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द अपना नामांकन कराएं एवं अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि सक्सेस इज नेवर एन इंसिडेंटल इंसिडेंट, इट्स द अवार्ड ऑफ right decision, right choice at the right time. So if you want to succeed, if you want to achieve your goal, then join with full confidence Rajdhani Coaching and take the advantage of Ajay Chauhan, Kashyap sir in general studies and in reasoning by Ajay Chauhan। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीजनिंग की जो क्लास होगी वो हमारे द्वारा संपादित की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हमारी बुक परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मार्केट में चलती है। हमारी परफेक्ट बैंक पीओ की भी रीजनिंग की किताब है, परफेक्ट एयरफोर्स रीजनिंग की भी किताब है। बहुत सारे रीजनिंग के बुक्स को हमने लिखा, प्लस बहुत सारे जो है हमने मैगजीन्स के लिए भी काम किया है। और इसके आगे अपनी बारे में कुछ कहना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में आपको खुद मालूम होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।